अब बात करते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की। कई बार क्या करता है एग्जाम में, एक नंबर का आपसे कथन पूछ लेता है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। तो नाम से आपको क्या पूछ सकता है, एग्जाम में कथन पूछ सकता है। इसलिए आपको यह आइडिया होना चाहिए कि जो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसका कथन क्या होता है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज किसी भी तरीके का ले लो आप, उसमें तीनों भुजाओं में से कोई सी भी एक भुजा ले लो और उसके समांतर यदि कोई रेखा खींचे तो वो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई खींची जाएगी। तो वो क्या होगी, जो भुजा समांतर खींची गई है वो कुल शेष दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखते हैं, उसको प्रूव करते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। दिया क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में, तो आपको एक त्रिभुज दे रखा है इसलिए तो त्रिभुज बना लेंगे, यहां बना देते हैं त्रिभुज। एक त्रिभुज दे रखा आपको ए बी सी। अब क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो आप इसके लिए स्वतंत्र हो, किसी भी भुजा के समांतर खींच सकते हो। मैं क्या करूंगा, इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींचूंगा, ये भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची जो शेष दो भुजाओं को डी और ई बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो हमने खींच दी प्रश्न के अनुसार, भुजा बीसी के समांतर रेखा ये दे रखी है, खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, तो शेष भुजा ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। यह आपके आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहती है। तो जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, यह आपको दिया हुआ है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर क्या करनी है, रेखा खींचनी है, यह आपको दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यह आपको सिद्ध करना, सिद्ध करना। भुजा डीई जो है ए बी को बिंदु डी पर काट रही है और ए सी को बिंदु ई पर काट रही है, तो ये आपको अनुपात हो गया यहां से ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, बिंदु बी को ई से मिलाएंगे, बिंदु सी को डी से मिलाएंगे, तो मिला दो इस तरीके से। ये आपको रचना करनी है। इसके बाद क्या करना है, देखो रचना में साथ के साथ लिखते जाओ। रचना का जो टॉपिक है, बिंदु बी को, बिंदु बी व सी को ई व डी से मिला है। एक रचना तो ये करनी है। दूसरी रचना देखो, अपने को इसमें क्या है, समान अनुपात ज्ञात करने के लिए जरूरत पड़ेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार तो कोई सी भी भुजा बन जाए, लेकिन ऊंचाई बनने के लिए हमेशा आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर लंब अपने पास कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, बिंदु डी से भुजा ए ई पर लंब डालेंगे और बिंदु ई से भुजा ए डी पर लंब डालेंगे। तो देखो इस तरीके से ये तो डाल दिया, ई तक चलेंगे एफ और इसको कह देंगे जी। अब क्या किया रचना में,
यहां लिख देता हूं नीचे DF लंब खिंचा, AC कह दो चाहे AD कह दो, और EG लंब डाला भुजा AD पर खींचा। ये जो आपका साइन है ये लंब का है, EG लंब है AD पर, DF लंब है AB पर। अब करते हैं प्रूव इसको। उपपत्ति दिया हुआ है, लिख लिया, सिद्ध करना है और रचना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये जो त्रिभुज है BDE, इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो एक बार आप सूत्र लिख देंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो यहां से आपके पास क्या प्राप्त होता है, इस त्रिभुज BDE में इसको आधार लेंगे, क्योंकि हमें जो ऊंचाई है ये EG जो है वो लंब दे रखा है भुजा AD पर। AD को आगे बढ़ाएंगे तो AB है, कहने का मतलब है ये जो GE है वो लंब है आपका AB पर। ऊंचाई हमेशा आधार पर जो लंब होता है वो होती है, इसलिए हम लेंगे आधार। इस त्रिभुज BDE की बात करें तो BDE में आधार क्या हो जाएगा BD। तो यहां से आ गया आपके पास 1/2 इंटू आधार BD हो गया। तो आधार पर हमेशा लंब डलता है, तो BD पर लंब कौन सा है, BD पर लंब कौन सा है, आगे बढ़ाने पर GE। तो ये हो गया आपका लंब, GE कह दो चाहे PG कह दो, ये आगे इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। इसी तरीके से क्या करना है, जो दूसरा त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये है आपका CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो इसी स्थिति में देखो आधार क्या लेंगे, त्रिभुज CDE में ये वाला आधार लेंगे, ये आधार लेंगे। तो अब देखेंगे कि इसी पर लंब कौन सा है, तो इसी पर लंब कौन सा है DF। तो 1/2 इंटू आधार इसी इंटू इस पर लंब है DF, ये ऊंचाई हो जाएगी। आप इसको कहते हैं समीकरण 2। क्या किया है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दो तरीके से ज्ञात करेंगे, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो जब त्रिभुज ADE में AD को आधार लूंगा तो उस स्थिति में ऊंचाई क्या हो जाएगी GE, क्योंकि यही है इस भुजा AD पर लंब। तो आपके पास आ जाएगा AD इंटू GE, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब दूसरे रूप में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस त्रिभुज ADE में ये भी लंब दे रखा है, तो इसी स्थिति में AE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो AE इंटू DF, AE इंटू DF, ये हो गया समीकरण 4। आपको पूरी थ्योरम में प्रूव करने के लिए जो आपको दे रखा है सिद्ध करना है, उसके लिए क्या करना है, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दो बार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एक बार इसको आधार मानकर और एक बार इसको आधार मानकर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार व्यवस्थित करेंगे। आपको AD ऊपर चाहिए, तो देखो AD कहाँ आ रहा है, इस समीकरण में आ रहा है AD। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को डिवाइड करेंगे समीकरण 1 से, AD बटे BD, AD बटे BD, तो यहां से प्राप्त होगा अपने को। तो समीकरण 3 को भाग देना है समीकरण 1 से, दे दो तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बच जाएगी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा।
देखो 1/2 इंटू AD इंटू GE बटे 1/2 इंटू BD इंटू GE। तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, GE से GE कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा AD बटे BD। इसको कह देंगे समीकरण 5। अब इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए AE बटे EC। तो देखो AE कहाँ आ रहा है समीकरण 4 में, EC कहाँ आ रहा है समीकरण 2 में। तो अब क्या करेंगे समीकरण 4 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 4 में भाग देंगे समीकरण 2 से। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 1/2 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल AE इंटू DF बटे 1/2 इंटू EC इंटू DF। तो देखो TF से DF कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास AE बटे EC। यह आ गया आपके पास समीकरण 6। अब हम क्या करेंगे समीकरण 5 और 6 की सहायता से, समीकरण 5 और 6 में हमने देखा कि ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है ADE का क्षेत्रफल बटे यहाँ पे भी अंश ADE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, यहाँ पे है CDE का क्षेत्रफल। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कैसे होगी देखो अंश तो बराबर है, अब हर भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। हर बराबर होने का मतलब है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर आए CDE के क्षेत्रफल के बराबर आए। तो यहाँ पे देखो कौन से त्रिभुज की बात करें त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आना चाहिए त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए। जिनको मैंने डॉट डॉट किया है उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इसका और इसका। तो देखो हमने कक्षा 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी कि दो समांतर भुजाओं के बीच स्थित त्रिभुज यदि एक ही आधार पर बने तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। इस तरीके से यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उन दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर यदि कितने भी त्रिभुज बने हो तो उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है परस्पर बराबर होता है। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने। तो क्या थ्योरम थी समांतर रेखाओं एक समान समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ थोड़ा मिटा के। एक समान समांतर रेखा वे एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखो दोनों त्रिभुज BDE आधार DE पर बना हुआ है, इसी तरीके से CDE आधार DE पर बना हुआ है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है कि जो BC है वो किसके समांतर है DE के समांतर है। तो एक समान समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इस रिजल्ट को हम यहाँ पर काम में लेंगे समीकरण 5 और 6 में। तो यहाँ पे लेते हैं समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 और 6 से देखो ADE का क्षेत्रफल यहाँ पे BDE का क्षेत्रफल एक को ऐसे कैसे रहने देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। इसको ऐसे कैसे समीकरण 5 ही रहने दें। अब यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल रहेगा लेकिन CDE का क्षेत्रफल किसके बराबर है BDE के क्षेत्रफल के। तो CDE के स्थान पे क्या लिख सकते हैं BDE लिख सकते हैं।
तो इसको यहाँ काम में लेते हैं, ऊपर हटा देना इसको। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे, यहाँ पे देखो CDE के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, BDE का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर है, ये हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC, इसको कह देंगे समीकरण 7, क्योंकि इसमें थोड़ा समीकरण 6 में चेंजेस कर दिया हमने। क्या चेंजेस किया है, CDE के स्थान पे क्या लिख दिया, BDE लिख दिया। अब देखो समीकरण 5 और समीकरण 7 की तुलना करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समीकरण 5 व 7 से तुलना करेंगे तो AD बटे BD बराबर आएगा आपका AE बटे EC। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो AD बटे DB, BD कह दो चाहे DB कह दो, AE बटे EC आ गया। तो ये वाली जो भुजा है आपकी समांतर रेखा, वो शेष दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसका जो है इस थ्योरम का क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा यूज होगा। अब इसके 3-4 प्रकार हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उनको सिद्ध किस तरीके से करेंगे। लेकिन इसका डायरेक्ट आपके पास कहीं पे भी कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो हम यदि ये वाली भुजा जो है समांतर है इसके, तो ये लिख सकते हैं रिजल्ट कि ये वाला भाग बटे ये वाला भाग और AE बटे EC, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और देखते हैं इससे कौन कौन से रिजल्ट निकल कर आते हैं। आपने ये रिजल्ट सिद्ध कर दिया, दोनों पक्षों में यदि मैं एक जोड़ूं तो कोई परिवर्तन थोड़ी होगा, तो दोनों में क्या करेंगे, एक जोड़ने पर यहाँ से इसी परिणाम से और रिजल्ट ज्ञात करेंगे, फिर उनको हमेशा क्या करेंगे, ध्यान रख लेंगे। तो AD बटे BD प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1, जोड़ेंगे तो AD प्लस BD बटे BD बराबर AE प्लस EC बटे EC। ये देखो AD प्लस BD क्या होगी, AD प्लस BD पूरी AB हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट निकल कर आया AB बटे BD बराबर होगा AE प्लस EC, AE प्लस EC मतलब AC बटे EC। ये भी आपको ध्यान रखना है हमेशा, ये भी क्वेश्चन में काफी काम आएगा कि जो इस बड़े वाले त्रिभुज की पूरी भुजा है AB और इस BD का अनुपात है वो AC और इस EC के अनुपात के बराबर होता है। एक रिजल्ट ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। AD बटे BD है तो उल्टा कर दो, BD बटे AD, BD बटे AD बराबर, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को भी, तो EC बटे AE। अब क्या करेंगे, उल्टा करके दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो BD बटे AD प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, EC बटे AE प्लस 1। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, BD प्लस AD बटे AD बराबर EC प्लस AE बटे AE। तो देखो ये तो क्या हो गया, BD प्लस AD पूरी भुजा आ गई AB, तो AB बटे AD बराबर हो जाएगा AC बटे AE। यह आपके पास तीसरा रिजल्ट निकल कर आ गया, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में काम ले सकते हैं, ये ऑलवेज सत्य है। देखो क्या निकल कर आया, AB बटे AD बराबर होगा AC बटे AD के। तो 3 परिणाम आ गए आपके पास, AD बटे BD, ये भाग बटे ये भाग किसके बराबर होता है, AE बटे EC के। ये पूरी भुजा ले, इस पूरी भुजा का इस छोटे वाले भाग से अनुपात ज्ञात करें, तो इस पूरी भुजा का इस छोटे वाले भाग से अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। पूरी भुजा बटे AD, पूरी भुजा बटे AB, ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस तरीके से ये रिजल्ट काम में ले सकते हैं, और कहीं पर आपसे प्रूव करवाए तो भी हम बाकायदा इसका प्रूफ दे सकते हैं। थैंक यू।